Hello students, I think you all are very happy and safe and you have completed your third chapter in your fair notebook with good handwriting. So today we will start our fourth chapter which is basic geometrical ideas कि आपकी ज्योमेट्री के जो बेसिक क्या क्या चीज़ें हैं उसमें क्या क्या उसके अंदर पॉइंट्स हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। इनमें से जो मोस्टली पॉइंट्स जो हैं वो आप अपनी फोर्थ एंड फिफ्थ क्लास में कर चुके हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, अभी मैंने स्क्रीन पे लिखे हुए हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो वो आप देख पा रहे होंगे कि हाँ ये हमने तो किए हुए हैं। फिर भी हम इनको एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे। सो फर्स्ट इज आइडेंटिफाई द पॉइंट्स। क्या क्या पॉइंट्स आइडेंटिफाई करेंगे? सबसे पहले पॉइंट ही डिफाइन करेंगे कि पॉइंट क्या है, लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं, रेज, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड कर्व्स। सेकेंड पॉइंट इज क्लासीफाई पॉलीगन्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ साइड। हम पॉलीगन्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि उसकी जितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं तो वो किस टाइप का पॉलीगन है, उस पॉलीगन का क्या नाम है। क्लासीफाई ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड एंगल। और इसी प्रकार हम जो ट्रायंगल जो होता है उसकी साइड्स कौन सी होती है, उसमें एंगल्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे उसके अंदर हम वर्टिसेस आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उनकी नेमिंग करेंगे, ये सब चीज़ें हम यहाँ सीखेंगे। डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल जो है पॉलीगन है क्वाड्रिलेटरल, तो उसके क्या क्या टाइप्स हैं, उसके अंदर और उसके क्या क्या पार्ट्स हैं वो हम पढ़ेंगे। एंड लास्ट इज क्लासीफाई द पार्ट्स ऑफ सर्कल लाइक डायमीटर, सेंटर, रेडियस, कॉर्ड, सेक्टर, सेगमेंट, सर्कमफ्रेंस एंड आर्क। कि सर्कल जो होता है आपका, उस सर्कल के अंदर भी बहुत सारे होते हैं और उन डिफरेंट पार्ट्स को हम एक सर्कल के अंदर कैसे मार्क करेंगे, प्लस उनकी नेमिंग कैसे करेंगे और उनके बीच में डिफरेंस क्या है वो हम जानेंगे आज। राइट, सो स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट। अ पॉइंट इज अ पोजीशन ऑन ए प्लेन सरफेस। कि पॉइंट क्या होता है? पॉइंट एक किसी भी सरफेस के ऊपर, प्लेन जगह के ऊपर कोई भी पोजीशन ये आइडेंटिफाई करना कि ये लोकेशन फिक्स है। सो वी कैन से दैट अ पॉइंट इज ए लोकेशन। राइट, सो पॉइंट इज अ पोजीशन ऑन ए प्लेन सरफेस। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक प्लेन सरफेस है, ठीक है, और मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया दिस मीन्स इस पूरे प्लेन सरफेस पर मैंने इस पॉइंट को डिफाइन कर दिया। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसकी क्या हो गई है? फिक्स लोकेशन हो गई है कि अब इस पॉइंट की जगह और कुछ नहीं आ सकता। राइट है। अब इस पॉइंट को हम डिनोट कैसे करेंगे? सो पॉइंट को जो डिनोट करने का जो होता है वो हम एक कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, स्मॉल लेटर यूज नहीं करेंगे। कैपिटल लेटर कुछ भी हो सकता है, लाइक ए बी सी एनीथिंग एल्स। सो मैंने डिफाइन किया ए से। क्लियर है? नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होगी? ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ अ लाइन विच हैज 2 पॉइंट। जो लाइन सेगमेंट जो है वो किसका हिस्सा है? आपके पास एक लाइन का, जिसके अंदर कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? 2। इस चीज को करने से पहले हम एक चीज और समझते हैं। क्या? मैं आपको सिंबल बना के बताती हूँ। एक सिंबल है मेरे पास ये डॉट, और एक सिंबल है मेरे पास एरो। वो एरो ये राइट साइड भी हो सकती है, वो लेफ्ट साइड भी हो सकती है। डॉट मीन्स क्या हो जाएगा? फिक्स्ड पोजीशन। क्या हो जाएगा? फिक्स्ड पोजीशन। और एरो जो है, एरो का मीन्स क्या हो जाएगा? नो एंड। मतलब अगर आपको एरो का साइन दिख जाए मीन्स इस लाइन का कोई भी एंड नहीं है। लेकिन अगर आपको ये पॉइंट नजर आया मीन्स इसका क्या है कि ये फिक्स पोजीशन हो गई है, इसका यहीं पर इसका
एंड हो चुका है। क्लियर है? तो अब हम जो लाइन सेगमेंट जो हम ड्रॉ करेंगे वो उसमें हमने क्या पढ़ा कि ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट्स। अब टू एंड पॉइंट है और एंड पॉइंट्स के लिए क्या यूज करेंगे? डॉट। सो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया कि मेरे पास ये एक लाइन सेगमेंट, ठीक है, मान लीजिए ये आपके पास 3 सेंटीमीटर है, तो ये फिक्स हो गया कि ये आपको 3 सेंटीमीटर ही लाइन सेगमेंट को क्या करना है? ड्रॉ करना है। और मैंने इस पॉइंट की नेमिंग किससे करनी है? कैपिटल लेटर से। सो ए एंड बी। तो जो ए बी जो लाइन सेगमेंट है ये आपकी फिक्स हो गई है कितनी? 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब इसको हम रिटर्न कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे? बार बार तो नहीं बनाएंगे, इसको लिखने की फॉर्मेशन क्या रहेगी? फॉर्मेशन क्या रहेगी? ए बी एंड दैट्स अपर, इसके क्या हो जाएगा? एक बार। क्या बोलते हैं इस लाइन को? बार। जो ये लाइन लगाई है मैंने ऊपर ए बी के, इसको हम क्या बोलते हैं? बार। समझ आया? सो ए बी जो है वो आपकी एक लाइन सेगमेंट है, फिक्स है, टू एंड पॉइंट है। फर्स्ट वन इज एंड सेकंड वन इज दिस। क्लियर है? नेक्स्ट है आपके पास लाइन। ए लाइन इज ए स्ट्रेट पाथ विच एक्सटेंड्स ऑन बोथ साइड। कि लाइन जो है एक बिल्कुल सीधा रास्ता है जिसको हम दोनों साइड से क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड मीन्स बढ़ा सकते हैं। अब आपको मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। आपने रेलवे लाइन देखी होगी, देखी है सबने? रेलवे लाइन का कोई एंड है? नहीं है। वो जो रेलवे लाइन है वो पैरेलल चलती है, बराबर चलती है, वो दोनों आपस में कभी नहीं मिलती और ना ही उसका कोई एंड पॉइंट है। सो लाइन हम स्कूल में क्या करते हैं? असेंबली में अपनी लाइन बनाते हैं, प्रेयर करते हैं जब, तो जब अपने मान लीजिए हमारे पास फिलहाल अभी 15 बच्चे आए हैं इस लाइन में, तो हमने 15 बच्चों को लाइन में अरेंज कर दिया। लेकिन अगर किसी दूसरी लाइन में बच्चे ज़्यादा हैं और हमें अपनी लाइन में उनको अरेंज करना है तो क्या करेंगे? हम अपनी लाइन को एक्सटेंड करेंगे, मीन्स बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे तो क्या हम उन बच्चों को पीछे भी अरेंज कर सकते हैं और आगे। मतलब लाइन को हम बोथ साइड से बढ़ा सकते हैं। तो बोथ साइड से बढ़ा सकते हैं। तो मान लीजिए मेरी ये एक लाइन है और मैं इसको दोनों साइड से बढ़ा सकती हूँ, तो मैंने इसको किससे डिनोट कर दिया? एरो से। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि एरो मीन्स नो एंड पॉइंट। एरो मीन्स क्या होता है आपके पास? नो एंड पॉइंट। सो मैंने इसको क्या किया है? एरो लगा दिया। अब मैंने इसकी नेमिंग कर दी है इस तरीके से। ये मेरी एक लाइन है, मान लीजिए सी और डी, ठीक है। मान लीजिए सिर्फ मैंने 2 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करनी थी, लेकिन अगर मेरे को ज़्यादा लंबी बनानी है लाइन तो मैं इधर इसको एक्सटेंड कर सकती हूँ और इधर भी मैं इसको एक्सटेंड कर, इसीलिए हमने इस एरो को यूज़ किया है। क्लियर है? अब इसकी जो रिटर्न है इसको हम कैसे लिखेंगे लाइन को? सो सी डी और हम क्या लगा देंगे? बोथ साइड एरो। क्लियर है? ऊपर यहाँ हमने लाइन में क्या लगाया था? बार। लाइन में क्या लगाया हमने? इधर एरो का ये साइन। और लाइन सेगमेंट में हमने क्या लगाया था? बार। क्लियर है? अब आप खुद ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके आसपास कोई ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, कुछ भी हो, आप उसमें ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये लाइन सेगमेंट है या फिर ये लाइन। अब आपकी नोटबुक होती है, आपकी नोटबुक की लेंथ ब्रेथ फिक्स है, फिक्स है, यानी कि एक कोई भी आपके पास नोटबुक है उसकी होती तो डिफरेंट टाइप की, किसी की लेंथ बड़ी होती है, किसी की लेंथ छोटी होती है, लेकिन अगर हम उसी कोई भी एक पर्टिकुलर अगर हम एक नोटबुक लेते हैं तो उसकी जो नोटबुक की जो लेंथ होती है वो कंप्लीट हो आपके पास, ठीक है। उससे ज़्यादा फिलहाल उस नोटबुक में तो हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरी बात, लाइन सेगमेंट को आप क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, बट लाइन कांट बी मेजर। कि जो लाइन की जो लेंथ होती है उसको हम मेजर नहीं कर सकते क्योंकि वो कितनी भी लंबी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस
आर दोज लाइंस विच हैव वन कॉमन पॉइंट। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है? वो लाइनें होती हैं जिनको क्या करें, जिनको हम ड्रॉ करें, जिनको हम बनाएं तो उनके बीच में क्या हो, सिर्फ वन कॉमन पॉइंट हो। और वो वन कॉमन पॉइंट कब बनेगा? जब वो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगी, काटेंगी। सो कैसे? जैसे मैंने एक इंटरसेक्टिंग बना के दिखाती हूँ आपको। जैसे मैंने ये बना दी, क्या बनानी है हमने? लाइंस। लाइंस में क्या होता है, बोथ साइड क्या होती है, वो एक्सटेंड हो सकती हैं। तो ये मैंने दो आपके पास लाइन ड्रॉ करी, विच इज ए बी सी एंड डी। सो एक लाइन तो मेरी क्या है, ए बी, दूसरी लाइन मेरी क्या है, सी डी। और ये दोनों एक कॉमन पॉइंट के ऊपर क्या कर रही है, मिल रही। वो कॉमन पॉइंट क्या है, ये है वो कॉमन पॉइंट विच इज ओ। क्लियर है? सो ओ जो है वो आपका क्या हो गया है, एक कॉमन पॉइंट हो गया है बिटवीन टू लाइंस विच इज ए बी एंड सी डी। क्लियर है? उसके बाद आपने ये भी देखा कि जो आपके पास ये ए बी लाइन है, हम इस कंप्लीट लाइन को एक सिंगल नेम भी दे सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने अभी यहाँ पीछे लाइन ड्रॉ करके दिखाई थी आपको। जैसे ये एक कंप्लीट लाइन है, पहले ये कंप्लीट लाइन, इसको मान लीजिए मैंने क्या नाम दे दिया, एल। ठीक है? अब इसके अंदर सिर्फ 2 सेंटीमीटर चाहिए, तो अब मैं इसके अंदर सिर्फ 2 सेंटीमीटर ही। ये साइन सिर्फ ये आइडेंटिफाई करने के लिए है कि हम दोनों डायरेक्शंस में लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट एग्जांपल। अब जैसे अगर मैं इंटरसेक्टिंग लाइन का आपको एक एग्जांपल और दूं कि जैसे है ये भी आपके पास देखिए, ये मैंने मान लीजिए एक एल लाइन मान ली, और ये मेरे पास एक एम लाइन है, और ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी कि आपके पास एक कॉमन पॉइंट हो गया है क्या, पी। क्लियर है? इसी तरीके से आप और भी बना सकते हैं। जैसे ये है आपके पास। अब इंटरसेक्टिंग लाइन हम इनको कैसे बनाएंगे, देखिए। अब देखिए, अभी फिलहाल ये जो दोनों लाइंस है वो किसी भी कॉमन पॉइंट के ऊपर कट नहीं कर रही है। तो देखो, एरो मीन्स क्या होती है, एक्सटेंड। मैं अगर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, देखो ये यहाँ पर मीट हो रही है या नहीं। यहाँ पर ये क्या बन गया है, इसका कॉमन पॉइंट। क्या बन गया है ये, इसका कॉमन पॉइंट। क्लियर है? नेक्स्ट है आपके पास पैरेलल लाइंस। द लाइंस विच नेवर मीट ईच अदर एंड लाई ऑन द सेम फ्लैट सरफेस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। कि पैरेलल लाइंस आपकी वो लाइंस होती हैं जो एक प्लेन सरफेस पर, फ्लैट सरफेस के ऊपर एक दूसरे से आपस में कभी भी ना मिले। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक में आप देखते हैं जो आपकी लाइंस होती हैं वो दोनों पैरेलल होती हैं, वो कभी भी नहीं मिलेंगी आपस में, कभी भी नहीं मिलेंगी। ठीक है? तो पैरेलल यहाँ पर भी हम किसकी बात कर रहे हैं, लाइंस की। मतलब लाइंस को हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड। सो मैंने ये एक दो लाइनें बनाई। ठीक है? ये मैंने दो लाइनें बनाई हैं। ये मैंने लिखा है इधर सी डी ए एंड बी। देखिए, अब आप इनको कितना भी एक्सटेंड कर लीजिए, एनी वन डायरेक्शन, ये आपस में कभी भी मीट नहीं करेंगी। और सेकंड थिंग इज कि दोनों लाइंस के बीच में जो डिफरेंस है वो आप देखेंगे कि वो आपको क्या मिल रहा है, सेम। इसी तरीके की होती है ना आपकी रेलवे ट्रैक। ठीक है? और कहीं कहीं पर क्या हो जाती है, वो ऐसे इस तरीके से कर्व शेप में बेंड भी हो जाती है जहां उसको टर्न करना होता है। क्लियर है? तो ये आपकी क्या होती है, पैरेलल लाइंस। सो पैरेलल लाइंस को जो डिनोट करेंगे, हम उसको लिखेंगे, वो कैसे लिखेंगे। अब ये क्या है हमारे पास, लाइन। जैसे मेरे पास 2 लाइंस थी, क्या क्या, ए बी एंड सी डी। लाइन है, लाइन के ऊपर क्या सिंबल लगेगा, बार। इस तरीके से पैरेलल है तो ये किसका साइन होता है आपके पास, पैरेलल का। सो पैरेलल लाइंस की जो लिखने की जो फॉर्मेशन रहेगी
वो आप इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट है आपके पास रे। रे क्या होती है? ए रे इज ए पार्ट ऑफ अ लाइन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एंड एक्सटेंड इन वन डायरेक्शन विदाउट एंडिंग। कि रे जो है वो क्या होता है? एक लाइन का ही हिस्सा होता है जिसको हम स्टार्ट करते हैं एक फिक्स पॉइंट लाइक ये मेरा फिक्स पॉइंट हो गया है, मान लीजिए ए। यहाँ से मैं इसको स्टार्ट करूँगी और एक्सटेंड करूंगी कहाँ पर? ओनली वन डायरेक्शन में। देखो 2 पॉइंट्स है, ये 1 पॉइंट तो इसका क्या हो गया है? फिक्स हो गया है। अब ये पॉइंट तो फिक्स हो गया है, अब मैं इसको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकती हूँ। वो अपनी चॉइस रहेगी कि मैं इसको राइट साइड एक्सटेंड करना चाह रही हूँ या मैं इसको लेफ्ट साइड। सो मैंने इसको राइट साइड किया, राइट साइड पे मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड किया तो मतलब ये क्या है? कोई भी एंड नहीं है। तो सो ये मेरे पास क्या हो गई है? रे। ए बी जो है वो मेरे पास एक रे हो गई है और इसको जो फॉर्मेशन रहेगी इसके लिखने की वो इस तरीके से रहेगी, ए बी, और आप ऊपर क्या लगाएंगे? एक वन साइड एरो। अब रे का जो एग्जाम्पल है, रे का एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आपके घर में टॉर्च होती है। टॉर्च की जो लाइट्स आप देखते हैं वो आप किसी कहाँ जाती है? वन डायरेक्शन में जाएगी या नहीं? दूसरा है बीम ऑफ अ लाइट फ्रॉम ए लाइट हाउस। जो लाइट हाउस होता है, जब उसकी जो लाइट की जो किरणें होती हैं वो भी आपकी क्या जाती है? उसी डायरेक्शन में जाएंगे जिस डायरेक्शन में आपने उसको एक्सटेंड कर रखा है। थर्ड है आपके पास बेस्ट से बेस्ट एग्जाम्पल सन रे। सन देखो, मान लीजिए ये आपका एक सन है, ठीक है, ये आपका सन है और जब सन से रेज निकलती हैं तो देखो आप इस तरीके से निकलती है। तो सन आपका जो है वो क्या हो गया? एक फिक्स हो गया और दूसरी साइड आपकी क्या है? वो आपकी क्या निकल रही है? रेज निकल रही है। क्लियर है? सेम आपके घर के अंदर जो बल्ब होता है, बल्ब के अंदर भी इसी तरीके से क्या होता है? रे का एग्जाम्पल, बल्ब एक फिक्स पोजीशन है और वहाँ जैसे बल्ब आपका लेफ्ट उसमें लगा, दीवार पे लगा हुआ है, तो जिस दीवार के ऊपर आपका बल्ब सेट है उस बल्ब के सामने वाले डायरेक्शन में ही उसकी रेज जाएंगी। क्या जहाँ बल्ब आपका दीवार में फिक्स है उसके बैक में रेज जाएंगी? बिल्कुल नहीं जाएंगी। सो रे जो है उसका एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिसको आप एक्सटेंड कर सकते हो वन डायरेक्शन में। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका कर्व। कि कर्व क्या होता है? अब कर्व जो है ये थोड़ा सा आपके लिए नया है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। कर्व, ए ड्राइंग मेड विद लिफ्टिंग द पेंसिल, सॉरी, ए ड्राइंग मेड विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल इज नॉन एज ए कर्व। लिफ्टिंग द पेंसिल, कि एक वो ड्राइंग जिसको आप बिना पेंसिल उठाए बिना आप जो भी ड्राइंग करते हैं वही आपका क्या होता है? कर्व होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने पेंसिल नहीं उठाई है, मैं ये बना दूँ, ये क्या है? मेरा एक कर्व है, हो गया नहीं? मैंने पेंसिल नहीं उठाई, जैसे मैंने बनाया, ये आपका क्या है? कर्व। इनकी पेंसिल को उठाए बिना आप जो ड्राइंग बनाएंगे वही आपका क्या होता है? कर्व। और कर्व के भी कुछ टाइप्स होते हैं, लाइक सिंपल कर्व, क्लोज्ड कर्व और ओपन कर्व। इन तीनों कर्व का डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। डिफरेंस क्या है? इफ ए कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ देन इट इज कॉल्ड ए सिंपल कर्व। कि अगर एक कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, अपने आप को क्या ना करे? क्रॉस ना करे, सो वही आपका क्या होता है? सिंपल कर्व होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये मैंने एक कर्व बनाया, क्या इसने अपने आप को कट किया? क्रॉस मतलब ये एक दूसरे को अपना आपस में काटे। देखो यहाँ से शुरू किया और यहाँ मेरा क्या हो गया है? खत्म। क्रॉस इसने इसको नहीं किया है। दूसरा एग्जाम्पल, मैंने एक ये बनाया,
देखिए, अभी ये जो सर्कल मैंने बनाया है, क्या इसने आपस में एक दूसरे को अपने आप को काटा? नहीं काटा। तीसरा एग्जाम्पल, जो लाइन सेगमेंट जो होता है ये भी आपका एक कर्व होता है। लाइन सेगमेंट जो है ये भी आपका एक कर्व होता है। एक कर्व कैन बी स्ट्रेट लाइक अ लाइन सेगमेंट। जो एक कर्व जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है। क्योंकि देखो ये स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल ये कहीं कट नहीं हो रही, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है आपके पास, जैसे मैंने ये बनाया, ठीक है, ये मैंने एक कर्व बनाया और मैंने इसको यहाँ क्या कर दिया है, इसको, अब आप ये सोचेंगे कि मैम इसको आप यहाँ मैच कर रहे हैं तो कट तो हो गया। ये कट नहीं हुआ, ये इसने इसको टच किया है, ठीक है। इसने बोला क्रॉस। क्रॉस का वर्ड ध्यान रखना, क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या होता है? पार करना। वो अब आप जब क्लोज कर्व समझेंगे तब आपको इनके बीच में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकंड है क्लोज्ड। नाम से ही पता लग रहा है, क्लोज मतलब जो क्या हो, बंद हो। क्लोज्ड कर्व आर द शेप्स दैट हैव नो एंड पॉइंट। कि क्लोज कर्व वो शेप्स होती है, कोई भी शेप हो जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं हो, वो आपके कैसे कर्व होते हैं? क्लोज कर्व। एंड in other words, a curve whose starting and ending point are same is called a closed curve. Every closed curve has a boundary. देखिए, अब मैंने बताया डेफिनेशन ये वाली भी बिल्कुल ठीक है और जो मैंने अभी वर्बली बताई है वो भी ठीक है। यहाँ क्या बोला है कि कोई भी शेप हो जिसका एंड पॉइंट ना हो। और मैंने दूसरी डेफिनेशन जो बताई उसमें क्या बताया कि जो उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है उस शेप का वो क्या हो? सेम हो। तो सेम होगा तो उसका कोई एंड पॉइंट होगा ही नहीं, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, देखिए, जैसे ये एक एग्जांपल है आपके लिए। देखिए, ये मैंने एक एरो बनाई है, ठीक है। अब इसमें देखो ये शेप है, अब इसमें आप बता सकते हैं कहाँ एंड पॉइंट है? नहीं। अब स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से किया था मैंने इसका? यहाँ से। और इसका एंडिंग पॉइंट कहाँ किया मैंने? लाके वापस यही कवर कर दिया ना। तो जिस शेप का स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट जो है वो सेम हो, वही आपके क्या होते हैं? क्लोज कर्व होते हैं। क्लियर है? या जिनका एंड पॉइंट नहीं होता। सेकंड एग्जांपल है, जैसे मैंने आपको एक ये बना के दिखाया। स्टार्ट मैंने कहाँ से किया था? यहाँ से किया था और यहीं पर मैं घूम फिर के वापस यहीं आ गई, तो यही मेरा क्या हो गया है? एंड पॉइंट हो गया है। सेम एक एग्जांपल देखिए, अब ये भी मैंने क्या कर दिया है, मैंने स्टार्ट यहाँ से किया था और वापस से घूम फिर के मैं यहीं आ गई, तो ये मेरा क्या हो गया? स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट जो है वो मेरा क्या हो गया? सेम हो गया। अब जो क्रॉस की बात हमने यहाँ की थी, तो देखो डिफरेंस। क्रॉस का मतलब ये होता है कि जो शेप हमने बनाई और वो देखो फिर यहाँ, जैसे यहाँ देखो ये क्रॉस कर गई ना, अब इसने इसको यहाँ क्रॉस किया तो ये क्या हो गई है? अब आपकी क्लोज कर्व हो गई है, ठीक है। अगर क्रॉस नहीं करेगी तो वो आपका सिंपल कर्व, और क्लोज कर दिया तो ये आपका क्या हो गया है? क्लोज कर्व, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ओपन कर्व। ओपन कर्व, ओपन कर्व में देखिए, अब ओपन कर्व आर द शेप्स दैट हैव ओपन एंड। कि ओपन कर्व आपके कौन से कर्व होते हैं? जिनका शेप्स का क्या हो? ओपन एंड हो। ओपन एंड है,
So open curve are the shapes that have open ends, and in other words, a curve whose starting and ending points are different is called an open curve. कि वो कर्व जिनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या हो, डिफरेंट होगा, वही आपके क्या हो जाएंगे, ओपन कर्व हो जाएंगे. या आप ये भी कह सकते हैं कि वो शेप्स जिनका क्या हो, ओपन एंड हो. लाइक देखिए, जैसे मैंने ये एक शेप बनाई, ठीक है. अब देखिए इस शेप में ओपन एंड है. कैसे, स्टार्ट मैंने यहाँ से किया था, एंड मैंने, देखो ये जो जगह है ये आपका क्या है, ओपन है या नहीं. और अगर दूसरी डेफिनेशन में इसके अंदर फॉलो करते हो तो मैंने क्या बताया कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और क्या एंडिंग पॉइंट जो है वो क्या हो, डिफरेंट हो. तो देखो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, एंडिंग पॉइंट यहाँ है, तो ये क्या हो गया है आपका ओपन कर्व. सेम आपके पास ये देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट ये है आपका, एंडिंग पॉइंट आपका ये है, ठीक है. और आपके पास एक एग्जांपल और बताती हूँ आपको. जैसे ये है, स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया और इसका एंडिंग पॉइंट ये हो गया, ठीक है. उसके बाद एक चीज और आती है, क्या कि अगर आपके पास कोई भी शेप है और उस शेप के अंदर आपको पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हो, तो आप 3 टाइप से आप पॉइंट आइडेंटिफाई करते हो. कैसे, देखिए. सबसे पहले आता है आपका इंटीरियर, बाउंड्री एंड एक्सटीरियर. मान लीजिए मेरी ये एक शेप है, ठीक है, और मैंने क्या करना है, इसके अंदर पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं अपनी मर्जी से, कोई भी पॉइंट, इंटीरियर, एक्सटीरियर, बाउंड्री. इंटीरियर का मतलब होता है इनसाइड, बाउंड्री मीन्स ऑन एंड एक्सटीरियर मीन्स आउटसाइड. मतलब ये मेरे पास एक शेप है, इस शेप के अंदर मुझे पॉइंट्स की मार्किंग करनी है. सो इंटीरियर मतलब अंदर वाला हिस्सा, यानी कि इनसाइड, ठीक है. अब यहाँ पर मैं कहीं पर भी, मान लीजिए मैंने यहाँ पॉइंट मार्क कर दिया और इस पॉइंट का नाम दे दिया है मैंने P, ठीक है. फिर मैंने पूछा कि आउटसाइड. अब आउटसाइड मतलब इस शेप के बाहर मैं कहीं पर भी कर सकती हूँ, यहाँ करो, यहाँ करो, यहाँ करो, कहीं पर भी करो, ठीक है. सो मान लीजिए वो पॉइंट मैंने आइडेंटिफाई कर दिया क्यों. और फिर पूछा कि बाउंड्री पर, बाउंड्री मतलब जो शेप है उस शेप की बाउंड्री. अब शेप की बाउंड्री कौन सी है आपके पास, ये सब आपकी बाउंड्री है. तो बाउंड्री के ऊपर कहीं पर भी आप पॉइंट आइडेंटिफाई कर दिया मैंने, जैसे ये पॉइंट आइडेंटिफाई कर दिया लाइक ए. क्लियर है. तो आप जो आपकी क्लोज शेप्स होती है उनके अंदर आप 3 टाइप से पॉइंट्स को मार्क कर सकते हैं, इनसाइड, आउटसाइड एंड बाउंड्री के ऊपर. क्लियर है. नेक्स्ट है आपका पॉलीगन्स. पॉलीगन्स भी आप 4th एंड 5th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं. A simple closed figure made of 3 or more line segments is called a polygon. कि एक सिंपल बंद फिगर, कोई भी एक सिंपल बंद फिगर जो कितनी लाइन सेगमेंट से मिलके बनी हो, 3 या फिर 3 से ज्यादा, ठीक है, वही आपका क्या होता है, पॉलीगन होता है. अब वो साइड्स के अकॉर्डिंग, साइड के बेसिस के ऊपर उसके डिफरेंट क्या हो जाते हैं, नेम. सो अगर आपके पास 3 साइड है तो 3 साइड का जो पॉलीगन होगा उसका नाम क्या हो जाएगा, ट्रायंगल. कैसे, देखिए ये आपके पास एक 3 लाइन सेगमेंट का ट्रायंगल हो गया, लाइक A, B एंड C. 3 लाइन सेगमेंट हो गई हैं विच इज 1, 2 एंड 3. ये आपका क्या हो गया है, ट्रायंगल. अब ट्रायंगल तो आपका ये हो गया है. अब इस ट्रायंगल के अंदर आपके पास, ठीक है, ये आपका 3 साइडेड पॉलीगन हो गया है. उसके बाद 4 साइडेड. 4 साइडेड का क्या होगा आपका, क्वाड्रिलेटरल. अब क्वाड्रिलेटरल यानी कि जिसके अंदर 4 साइड हो, तो ये मैंने 4 साइड का बना दिया, A, B, C एंड D. 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड एंड 4 साइड. सो अब आप ये कहेंगे मैम ये तो स्क्वायर है.
नो प्रॉब्लम। तो स्क्वायर जो है वो क्वाड्रिलेटरल का ही एक पार्ट है, ठीक है। फिर है आपके पास 5 साइडेड यानी कि पेंटागन, जिसमें 5 साइड होंगी, ठीक है। 5 साइड का जो फिगर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पेंटागन। तो वो 5 साइड आप किसी भी तरीके से बनाइए, जैसे मैंने बना दिया इस तरीके से, ठीक है। ये आपके पॉइंट्स हो गए ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। ये आपकी क्या है, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट की हेल्प से आपने इसको ड्रॉ किया। तो ये आपका क्या हो गया है, पेंटागन। एंड 6 साइड का जो पॉलीगन होता है वो आपका क्या होता है, हेक्सागन, ठीक है। हेक्सागन में जिसकी 6 साइड हो। तो 6 साइड का डायग्राम बनाते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सॉरी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 6 साइड का आपके पास क्या हो गया है, एक हेक्सागन हो गया है। सेम आप इसी तरीके से इसकी नेमिंग करेंगे, ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है। तो ये था आपका पॉलीगन, कि पॉलीगन्स क्या होते हैं, और फिर पॉलीगन्स जो है वो साइड के बेसिस के ऊपर कितने टाइप्स के होते हैं और उनका नाम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स ऑफ ए पॉलीगन, कि जो पॉलीगन होते हैं उसके अंदर उसके और क्या क्या पार्ट्स होते हैं। अब हमने पॉलीगन्स के टाइप्स तो पढ़े कि 3 साइड्स का पॉलीगन ट्राइंगल होता है, 4 साइड का क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड का पेंटागन, 6 साइड का हेक्सागन, ऐसा ही 7 साइड का सेप्टागन, 8 साइड का ऑक्टागन। अब इसके कंपोनेंट कि उन पॉलीगन्स के अंदर और क्या क्या चीजें होती हैं, तो देखिए पॉलीगन्स के अंदर आपके पास साइड्स होती हैं, वर्टेक्स होते हैं, एडजेसेंट वर्टिसेस होते हैं, एडजेसेंट साइड्स होती हैं, और लास्ट इज क्या होता है आपके पास, डायगोनल। अब इनको हम डिफाइन करेंगे कि साइड्स कहाँ होती है, कैसे डिनोट की जाती हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया आपके पास साइड्स के लिए, छोटा सा मैंने ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। 3 लाइन सेगमेंट से, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड 3 पॉइंट, मैंने इनकी मार्किंग की ए बी एंड सी। अब साइड्स क्या होंगी, जो इसकी ये वाली लाइन है, लाइन सेगमेंट ही क्या है, उसकी साइड है। सो फर्स्ट साइड, सेकंड साइड एंड देन थर्ड साइड। सो ट्रायंगल की साइड्स क्या क्या हो गई हैं आपके पास, ए बी बी सी, और क्या हो गई हैं आपके पास, सी ए बी बी सी एंड सी ए जो है वो आपकी क्या हो गई है, साइड्स हो गई। इसी तरीके से कोई भी शेप हो उसकी नेमिंग करके आप उसकी साइड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो द लाइन सेगमेंट्स ऑफ ए पॉलीगन आर नोन एज इट्स साइड। जो लाइन सेगमेंट्स होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उस शेप की साइड्स कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कि वर्टेक्स क्या होता है। वर्टेक्स जो होता है, द मीटिंग पॉइंट ऑफ ए पेयर ऑफ 2 साइड्स इज कॉल्ड ए वर्टेक्स ऑफ द पॉलीगन। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है। अब देखो 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड। हमने अभी क्या बोला कि मीटिंग पॉइंट ऑफ ए पेयर ऑफ साइड्स, पेयर मतलब 2 साइड। तो देखिए 1 साइड और 2 साइड, ये जो फर्स्ट साइड थी और ये जो सेकंड साइड थी, इनका मीटिंग पॉइंट कहाँ है, यहाँ है। फर्स्ट साइड सेकंड साइड, इनका मीटिंग पॉइंट कहाँ है, यहाँ है। फर्स्ट साइड सेकंड साइड, इनका मीटिंग पॉइंट कहाँ है, यहाँ है। फिर जो ये वाली साइड और ये वाली साइड, इनका मीटिंग पॉइंट कहाँ है, यहाँ है। सो ए बी सी डी, तो यही आप क्या हो गए हैं, आपके वर्टेक्स हो गए हैं। क्या हो गए हैं आपके ये वर्टेक्स। सो A, B, C, D are the vertex of the polygon, ठीक है। अब आप ये कहेंगे मैम ये तो रेक्टेंगल, पॉलीगन कैसे हुआ। तो ये पॉलीगन क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर कितनी साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं। 3 से ज़्यादा साइड्स जो होती है वो आपकी क्या हो जाएंगी, पॉलीगन। लेकिन उस पॉलीगन का नाम क्या है, रेक्टेंगल। क्लियर है। तो अभी हमने साइड्स पढ़ा और वर्टेक्स। नेक्स्ट है आपका एडजेसेंट वर्टिसेस।
कि एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होते हैं। द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ए पॉलीगन आर नोन एज एडजेसेंट वर्टिसेस। यानी कि जो आपके एक साइड की जो आपका एंड पॉइंट हो जिस किसी भी शेप का, वही आपका क्या होता है, एडजेसेंट वर्टिसेस होता है। कैसे, एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए मैंने ये एक शेप ड्रॉ की, इसके पॉइंट्स हैं ए बी सी एंड डी। डेफिनेशन में अभी क्या कहा, डेफिनेशन में ये कहा कि एंड पॉइंट ऑफ द सेम साइड। अब कोई भी सेम साइड, एक साइड मान लीजिए, साइड क्या है मेरे पास, ए बी, ठीक है। तो इस ए बी साइड का जो एंड पॉइंट है वो क्या है, बी हुआ या नहीं। सो बी जो है वो आपका क्या हो गया है, एडजेसेंट वर्टिसेस हो गया है। सेम जब मैंने लाइन लिया, मैंने बी और सी, तो बी सी में एंड पॉइंट क्या हो गया आपके पास, सी, तो सी क्या हो गया आपका एडजेसेंट वर्टिसेस। इसी तरीके से आपका सी और डी मैंने जब लाइन ली, तो इसके अंदर डी जो है वो आपका क्या हो गया है, एडजेसेंट वर्टिसेस। जब मैंने लाइन ली डी और ए, तो इसके अंदर फिर एंड जो पॉइंट है वो आपका क्या हो गया, ए, तो ए आपका क्या हो गया है, एडजेसेंट वर्टेक्स। क्लियर है। सो इसके जो पेयर में बनेंगे फिर, ठीक है। सो ए बी, ठीक है, ये भी कंप्लीट लाइन थी, बी इसका एंड पॉइंट था, ये आपका वर्टेक्स। इसी तरीके से सी डी, फिर क्या हो जाएगा डी ए, और फिर आपका बी सी। क्लियर है। तो ये आपके क्या होते हैं, एडजेसेंट वर्टिस। क्लियर है। अब लास्ट हमारे 2 बचे हैं, वो हैं एडजेसेंट साइड्स और डायगोनल, उनको करते हैं अभी। एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, एनी 2 साइड्स विद ए कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पॉलीगन। देखिए मैंने एक शेप बनाई, ठीक है, मैंने नेमिंग की ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस देखना, वर्टेक्स में और साइड में, ठीक है। वर्टेक्स में तो क्या था कि सेम साइड का जो एंड पॉइंट था वो आपका क्या हो जाता था, वर्टेक्स हो जाता था। लेकिन साइड्स में क्या होता है, एनी 2 साइड विद अ कॉमन एंड पॉइंट, वो कोई भी 2 साइड जिनका क्या हो, कॉमन एंड पॉइंट हो, वही आपकी क्या हो जाती हैं, एडजेसेंट साइड। जैसे मैंने कोई भी 2 साइड ली, लाइक ए बी एंड बी सी, ये 2 साइड्स ली मैंने, लेकिन देखो अब इसके अंदर जो कॉमन एंड पॉइंट है वो क्या रहा, बी। सो ए बी और जो बी सी है वो आपकी क्या हो गई है, एडजेसेंट साइड्स। क्या हो गई है, ए बी और बी सी जो है वो आपकी क्या हो गई है, एडजेसेंट साइड्स हो गई। सेम अगर मैं लेती हूँ बी सी और सी डी, तो 2 लाइन्स हो गई है, ठीक है, कॉमन एंड पॉइंट ये हो गया, तो ये दोनों ही साइड क्या हो जाएंगी, आपकी एडजेसेंट साइड हो जाएंगी। सो बी सी एंड सी डी जो है वो आपकी क्या हो गई है, एडजेसेंट साइड। क्लियर है। एंड लास्ट इज डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होते हैं, देखिए, द लाइन सेगमेंट्स ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन आर कॉल्ड द डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगन। कि जो आपकी नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस होते हैं, उन पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो वही आपके क्या होते हैं, डायगोनल्स होते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, लाइक ए बी सी डी एंड ई। अभी पहले देखो एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होते हैं कि सेम साइड का एंड पॉइंट, तो ये आपकी एक ए बी है और ये इसका एंड पॉइंट बी हो गया, ठीक है। उसको छोड़ के जो आपका नॉन जो आपका एडजेसेंट वर्टिसेस हो गया, उनको आप उनके साथ ज्वाइन करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएंगे, डायगोनल बन जाएंगे। देखिए अब इसको मैं बी के साथ क्या कर देती हूँ, ज्वाइंट कर देती हूँ, इस ई को मैं क्या कर सकती हूँ, देखिए अब जो ए बी जो है
ए बी जो ये एक लाइन है, इस लाइन का ये क्या है एंड पॉइंट, ये इसका वर्टेक्स, लेकिन इधर देखिए ये नहीं है तो इसको मैंने इसके साथ मैच कर दिया। इसी तरीके से आप इसको इस तरीके से, ये भी आपके पास क्या हो गया है एक डायगोनल। डायगोनल मतलब जो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस होते हैं उन पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइंट करेंगे तो वही पॉइंट्स आपके क्या हो जाते हैं, वही साइड्स आपकी क्या हो जाएंगी, डायगोनल्स हो जाएंगी। तो सो यहाँ डायगोनल्स क्या क्या हो गए आपके पास, ए सी, ए डी, बी ई और एक इधर से बन जाएगा आपके पास बी डी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गए हैं, डायगोनल्स हो गए। ठीक है, तो ये थे आपके कंपोनेंट्स ऑफ ए पॉलीगन। बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है, थोड़ा सा आपको डेफिनेशन के साथ इनके अंदर इनको फॉलो अप करना पड़ेगा, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है एंगल्स, कि एंगल्स क्या होते हैं। An angle is made up of two rays starting from a common initial point। कि एंगल जो है वो एंगल कैसे बनता है, टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम ए कॉमन इनिशियल पॉइंट। तो देखिए रेज ड्रॉ गए, कॉमन इनिशियल पॉइंट मेरा मान लीजिए ये हो गया, अब रेज ड्रॉ कीजिए, फर्स्ट रे देन सेकेंड रे। सो कॉमन पॉइंट क्या हो गया ए, यहाँ क्या आ गया बी और यहाँ क्या आ गया सी, टू रेज। ठीक है, और इन दोनों रेज के बीच में जो एंगल बनेगा वही आपका क्या होता है, एंगल। तो ये आपका क्या बन गया एंगल, और एंगल को हम इस तरीके से मार्क करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है आपके पास कि आप द टू रेज फॉर्मिंग द एंगल, कि जो टू रेज जब एंगल को फॉर्म कर रही है, कॉल्ड द आर्म्स और साइड ऑफ द एंगल। कि जो टू रेज जब एंगल फॉर्म कर रही हैं तो वही जो टू रेज हैं वही क्या होती है उस एंगल की आर्म और साइड। मीन्स रेज क्या क्या थी आपके पास, ए बी एंड ए सी, ये रेज थी, और यही रेज जो है यही क्या है आपकी इस एंगल की साइड्स हैं और इस एंगल की क्या है वो आर्म्स हैं। क्लियर है, दोनों चीजें सेम है। लास्ट पॉइंट है द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। कॉमन इनिशियल पॉइंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट यानी कि देखो टू रेज, टू लाइन सेगमेंट, आप इसकी डेफिनेशन ये भी बोल सकते हैं वर्टेक्स की, कि द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ वर्टेक्स। टू लाइन सेगमेंट होगी, क्योंकि देखो लाइन सेगमेंट भी होगी, ये फिक्स पोजीशन होगी। एक्सटेंड, इस एरो का मतलब क्या है, मैं इसको इधर एक्सटेंड कर सकती हूँ, इधर एक्सटेंड कर सकती हूँ, लेकिन मेरी फिलहाल लाइन जो वो कहाँ तक है, ए सी। ठीक है, तो ये वर्टेक्स जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ए बी और ए सी। ठीक है, टू लाइन सेगमेंट का जो कॉमन पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट है, वही आपका क्या हो जाएगा, वर्टेक्स। तो इस ट्रायंगल के अब नेमिंग कैसे करें, क्या क्या चीजें हैं देखिए। अब इसमें मुझे बताना हो कि वर्टेक्स का जो पॉइंट है वो क्या है, ए है। ठीक है, अगर मुझे पूछा जाए कि साइड्स या फिर इसकी आर्म्स बताइए, तो हम क्या बताएंगे, ए बी एंड ए सी। ठीक है, और अगर इसके अंदर आपसे क्या पूछा जाए, एंगल, तो एंगल का जो नाम है वो एंगल का नाम क्या हो जाएगा, एंगल ए। एंगल का जो ये साइन होता है ये डिनोट करेंगे, और एंगल को आप एक सिंगल कैपिटल लेटर से भी नोट कर सकते हैं। दूसरा आप इस एंगल को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जिस पॉइंट के ऊपर आपका एंगल बना हुआ है वो लेटर हमेशा कहाँ होता है, बीच में होता है, वर्टेक्स की जगह होता है। क्लियर है, तो ये था आपका एंगल। अभी इसके कुछ और पॉइंट्स भी बचे हुए हैं, वो हम अपना नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।